देखिए, कल हमने जो डिस्कशन किया था वो था हमारा सीक्वल, जिसका हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि कौन सी क्वेरी, सॉरी, कौन सी कमांड हमारी किसके अंदर आती है, डीडीएल के अंदर आती है, कौन सी कमांड हमारी डीएमएल में आती है, कौन सी कमांड हमारी डीसीएल में आती है, एंड टीसीएल, देन कंस्ट्रेंट। ये हमने डिस्कस किया था। सो बेसिकली आज ये थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन करने के बाद हमने स्टार्ट किया था क्या क्या हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, वो नोट वैल्यू के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रुप बाय क्लोज हमने पढ़ा था, एग्रीगेट फंक्शन को समझा था। उसके बाद है ग्रुप बाय क्लोज, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। देन उसी के कंटिन्यूअस में मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, हैविंग क्लोज। क्योंकि देखिए सीक्वल जो है, मतलब जिसको हम एसक्यूएल बोलते हैं, ये टॉपिक जो है छोटा नहीं है, ये बड़ा टॉपिक है। मगर इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेरी से रिलेटेड। क्वेरी आपको दे देंगे, डेटाबेस आपको दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रो कितनी है, या किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के बाद इसके अंदर रिजल्ट क्या आएगा। या आपसे पूछ सकता है कि नेम है, आईडी है, कुछ इस तरह की ये दे देगा कि नेम के कॉरस्पॉन्डिंग ये नेम सेटिस्फाई करेंगे तो इसमें इसके पर्टिकुलर आईडी क्या क्या आएगी। तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। एग्जांपल हम देखेंगे, डिटेल में हम वन बाय वन चल रहे हैं और पढ़ते जाएंगे, सिचुएशन को देखते जाएंगे, इसके अंदर जो जो कंडीशन है उसको समझेंगे हम। तो पहले समझते हैं हैविंग क्लोज क्या है। हैविंग क्लोज जो है वो बेसिकली मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, जब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपको समझाया था तो उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि हैविंग क्लोज जो होता है वो कहाँ पर यूज होता है। हैविंग क्लोज का जो सिनोनियम है वो है वेयर क्लोज। वेयर किस लिए यूज होता था हमारा? वेयर यूज होता था कंडीशन के लिए। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे को वो स्टूडेंट चाहिए जिसकी एज ग्रेटर देन 15 है। ग्रेटर देन 15 है तो टेबल के अंदर मैं एज के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाऊंगा, एज इज ग्रेटर देन 15। तो उस पर्टिकुलर टेबल जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर एज नाम से एट्रीब्यूट होगा। उस एट्रीब्यूट में वो देखेगा कि ग्रेटर देन 15 जो जो भी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने सेलेक्ट किया है, नेम सेलेक्ट किया है, रोल नंबर सेलेक्ट किया है, जो भी किया है व्हाटएवर, वो रिजल्ट हमें मिल जाएगा। सेम हैविंग क्लोज भी वही काम करता है। बट दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है कि जब कभी भी हमें एग्रीगेट फंक्शन को यूज करना है, एग्रीगेट फंक्शन अगर हमें कंडीशन में यूज करने हैं तो एग्रीगेट फंक्शन हैविंग क्लोज में तो अप्लाई कर सकते हैं हम, मगर एग्रीगेट फंक्शन वेयर क्लोज में अप्लाई नहीं हो सकता। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। एग्रीगेट फंक्शन कौन से थे हमारे जो हमने कल देखा था? सम, काउंट, एवरेज, मीन एंड मैक्स। ये 5 हमारे एग्रीगेट फंक्शन थे। तो ये जो एग्रीगेट फंक्शन है वो हैविंग क्लोज में तो यूज होते हैं, मगर वो वेयर क्लोज में यूज नहीं होते। ठीक है जी। दूसरा है इसके अंदर कैसे यूज करते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसे कि कल ही टेबल जो हमने बनाई थी उसमें एक क्वेरी लिख रहा हूं मैं, सेलेक्ट ए फ्रॉम, टेबल नेम है फॉर एग्जांपल आर, ग्रुप बाय मैंने किया। एक चीज और ध्यान रखना, हैविंग क्लोज ग्रुप बाय के साथ यूज होगा। अगर हम देखें तो हैविंग क्लोज तभी यूज होगा, मतलब हैविंग वेयर तो कैसे भी यूज हो सकता है, मगर हैविंग अगर आप यूज कर रहे हो, अगर हैविंग क्लोज आप यूज कर रहे हो वो तभी अप्लाई हो सकता है वेन एवर ओनली इफ ग्रुप बाय इज अप्लाइड। अगर ग्रुप बाय अप्लाइड है क्वेरी के अंदर तभी हैविंग क्लोज अप्लाई होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ग्रुप बाय हमने किया ए को और यहाँ पर हमने लगा दिया हैविंग क्या, एवरेज ऑफ बी ग्रेटर देन 10। इसके ऊपर हमने लगा दिया, क्या करा हमने, एक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट किया। एट्रीब्यूट कौन सा है हमारा? एट्रीब्यूट है ए। ए को हमने सिलेक्ट किया कौन सी टेबल में से? आर टेबल में से। और ग्रुप बाय को हमने कर दिया ग्रुप बाय ए। ऑब्वियसली कल मैंने बताया था आपको, जिसको भी आपने ग्रुप किया है वो सिलेक्ट में होना चाहिए। तो ग्रुप बाय के अंदर आपने लिखा ए, वो आपका सिलेक्ट के अंदर भी है।
दूसरा मैंने बताया था हैविंग क्लोज तभी यूज होगा, तभी अप्लाई होगा जब आपका ग्रुप बाय है। तो ग्रुप बाय आपका यूज हो रखा है तभी आपका हैविंग क्लोज भी यूज रहेगा यहाँ पर। तो हैविंग एवरेज ऑफ बी ग्रेटर देन 10, तो ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा? एग्जीक्यूशन कल मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी क्वेरी थी उस क्वेरी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या क्या ग्रुपिंग कर देगा। जो कल हमने देखा था ग्रुपिंग टेबल जो बनाई थी हमने, वो टेबल में जी ये वाली टेबल थी हमारी, आप लोगों को ध्यान होगा, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। 3 एट्रीब्यूट थे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। इसमें वैल्यू थी A1 B1 4, नल एन डाल रहा हूं मैं, नल का मतलब है n, 5 A3 B4। सर हैविंग क्लॉज कंडीशन के साथ ही लगेगा? हाँ, हैविंग का मतलब ही कंडीशन है, हैविंग कंडीशन के साथ तभी लगेगा क्योंकि हैविंग का मतलब ही कंडीशन है। नल नल 4 A1 B1 5 A2 नल 6 A1 B2 नल। ये वैल्यू मैंने टेबल में बनाई थी कल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पर तो क्या होगा? सबसे पहले ग्रुपिंग होगी? नहीं, सबसे पहला क्या स्टेप होगा? सबसे पहला रिलेशन को देखा जाएगा, नंबर 1। सबसे पहले क्या देखा जाता है डियर? रिलेशन को देखा जाता है। याद है आप लोगों को ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता था? ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता था हमारा? जहाँ पर सबसे पहले कौन कौन सा एग्जीक्यूशन होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा आपका, होगा ना? क्या होगा? पहले ग्रुप बाय ए होगा ना? नहीं, रिलेशन को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, हम रिलेशन को सिलेक्ट करते हैं, देन ग्रुप बाय करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हैविंग अप्लाई करते हैं एंड फाइनली रिजल्ट आता है सिलेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन को सिलेक्ट करेंगे, रिलेशन क्या है हमारी? आर। ये रिलेशन सिलेक्ट हो गया। अब ग्रुपिंग करेंगे किसको? ए को। ए को ग्रुपिंग करेंगे, मतलब यहाँ पर हमने एक ग्रुप बना देंगे ए। तो एट्रीब्यूट क्या क्या है? ए बी सी। तो ग्रुप बन जाएगा A1 B1 4, A1 A1 कहीं आया हुआ है? बिल्कुल आया हुआ है। A1 B1 5, A1 B2 नल, ठीक है जी, ये ग्रुप बन गया। अगला ग्रुप बन जाएगा आपका A2 नल 6, और A2 का वो कोई और है? A2 कहीं है? नहीं है। फिर उसके बाद है A3 का ग्रुप बन जाएगा आपका A3 B4 देन 6, और नल का बनेगा, मगर नल हम नल का भी ग्रुप बना लो, यहाँ पर नीचे बन जाएगा नल का। ये दोनों एक जगह आ जाएंगे, ठीक है जी। ये भी आएंगे, इसके अंदर स्पेस नहीं है, मैंने इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर? इसने कहा एवरेज ऑफ बी, एवरेज ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पर ग्रुप ये है, एवरेज ऑफ बी ग्रेटर देन 10, एवरेज ऑफ बी ग्रेटर देन 10 हो। मान के चलो यहाँ पर A3 की वैल्यू है 16, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, A3 की वैल्यू यहाँ पर 16 की रिजल्ट आए कुछ ना कुछ, इसलिए मैंने चेंज किया। तो A1 A1 A1, तो एवरेज जब निकालेंगे यहाँ पर B का जब एवरेज निकालेंगे, ये बेसिकली C कर लो, यहाँ पर वैल्यू जो है C में दे रखी है, C कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो एवरेज ऑफ C ग्रेटर देन 10, एवरेज ऑफ C ग्रेटर देन 10, यहाँ देखिए एवरेज किसका निकालेगा? ये जो ये ग्रुप किया हुआ है इसका एवरेज निकालेगा। और एवरेज किसका निकलेगा? एवरेज फंक्शन में नॉन नल वैल्यू को फाइंड आउट करता है। तो नॉन नल वैल्यू कौन कौन सी है? 4 एंड 5। इसका एवरेज क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 4.5, इसका एवरेज आ जाएगा 6, और इसका एवरेज आ जाएगा 16। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद इसने एवरेज देखा जिसका ग्रेटर देन 10 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा? ये फोर्थ नंबर पे क्या एग्जीक्यूट होगा? ए। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा आपके पास? ए। और एवरेज किसका ग्रेटर देन 10 है? सिर्फ इसी का है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू क्या है? A3।
तो ये आपका आंसर हो। समझ में आई बात आपको? मैंने क्या करा, पहले ग्रुपिंग करी, क्योंकि ऑब्वियसली हैविंग क्लोज से पहले ग्रुप एग्जीक्यूट होता है। ग्रुपिंग करने के बाद आपने एवरेज फाइंड आउट किया, उस ग्रुप का, हर एक ग्रुप का एवरेज फाइंड आउट किया, ठीक है, और ग्रेटर देन 10 चेक किया। तो यहाँ पर एवरेज आ रहा था नॉन नल वैल्यू। नॉन नल वैल्यू क्यों? क्योंकि एवरेज फंक्शन मतलब एग्रीगेट फंक्शन है, और हमेशा एग्रीगेट फंक्शन नॉन नल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है। तो 4 एंड 5 दो वैल्यू है, दोनों का सम किया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, दैट विल बी रिटर्न बाय काउंट फंक्शन, ठीक है। तो 9 डिवाइड बाय 2 4.5 आ जाएगा। नेक्स्ट है 6 बाय 1 6 आ जाएगा, 16 बाय 1 16 आ जाएगा। तो इनमें से आप देखो ग्रेटर देन 10 कौन सा है, ये तो एवरेज निकाला आपने। एवरेज निकालने के बाद आप देखिए कि ग्रेटर देन 10 कौन सा है, सिर्फ ये वाला। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिटर्न करना है इसको, फोर्थ नंबर पे क्या एग्जीक्यूट होगा, सेलेक्ट ए। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए वैल्यू क्या है हमारी, A3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये समझ में आ गया सभी को? ये समझ में आ गया? यस सर। अब मैं एक चीज और मैं बता दूं आपको, हैविंग क्लोज क्यों यूज किया यहाँ पर और वेयर क्यों नहीं यूज किया। पहली चीज तो हैविंग जो है ना वो एग्रीगेट फंक्शन में यूज होती है। अगर एग्रीगेट फंक्शन आपको यूज करना है क्वेरी के अंदर, कंडीशन के अंदर, एग्रीगेट फंक्शन कंडीशन में जब यूज करना है तो आप हैविंग क्लोज यूज करोगे इंस्टेड ऑफ वेयर क्लोज। क्योंकि वेयर जो है कंडीशन के लिए यूज होता है, हैविंग भी कंडीशन के लिए यूज होता है, मगर हैविंग जब कभी भी हमें एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है तो हैविंग यूज करेंगे, और वेयर कहां पर यूज करेंगे, जहां पर सिंपल कंडीशन हमें लगानी है किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऊपर, एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं करना। या मैं ये कहूं वेयर के अंदर कभी भी एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं होगा, अगर यूज करते हो तो एरर मैसेज आएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसीलिए हैविंग क्लॉज बनाया गया है। मगर हैविंग के लिए कंडीशन ये है कि वो उससे पहले ग्रुप बाय भी यूज होना चाहिए। हैविंग तभी यूजफुल है जब उसमें ग्रुप बाय है, ठीक है। तो ये था पहला जो काम था हैविंग का। हैविंग जो है अभी तो हमने एग्रीगेट फंक्शन में यूज किया, आप हैविंग को सम कुछ और फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हो। कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा एक फंक्शन है सम, दूसरा फंक्शन होता है एवरी। आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा। सम का मतलब होता है एटलीस्ट वन कंडीशन अगर ट्रू है, एटलीस्ट वन इज ट्रू, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। और एवरी का मतलब है ऑल इज ट्रू, जितनी भी वैल्यू दे रखी है सभी की सभी ट्रू होनी चाहिए। एवरी में मतलब जितनी भी वैल्यूज है सभी की सभी ट्रू होगी तभी रिटर्न होगा। सम के अंदर क्या होता है, कम से कम एक वैल्यू अगर ट्रू है, मान के चलो 5 वैल्यू है, उस 5 वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो रिजल्ट ये रिटर्न करेगा ट्रू। जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल क्वेरी की फॉर्म में मैं बात करता हूं, सेलेक्ट ए फ्रॉम आर ग्रुप बाय ए हैविंग सम ऑफ बी ग्रेटर देन 8। फॉर एग्जांपल ये है, और मान के चलो कोई टेबल है उसके ऊपर हमने अप्लाई किया, ग्रुप बाय अप्लाई कर दिया, मतलब कोई मेन टेबल थी उसमें ग्रुप बाय अप्लाई किया, यहाँ पर आ गया A1 8 9, ये पहला ग्रुप बन गया, मतलब मेन टेबल में से वैल्यू उठाई है इसने, A2 ये आ गया 4 एंड 5, और तीसरी वैल्यू आ गई A3, इसमें वैल्यू आ गई 12। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप बाय करने के बाद ये चीज आ गई, ग्रुप बाय होने के बाद मतलब ग्रुपिंग कर दी हमने। अब मैं सम को समझाना चाह रहा हूँ, ग्रुप बाय तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सम ऑफ बी, यहाँ पर आप देखिए बी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करेगा और इसमें कह रहा है कि सम ऑफ बी ग्रेटर देन 8, सम ऑफ बी ग्रेटर देन 8। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, पहले वाली कंडीशन 8 ग्रेटर देन 8 है, नहीं है। फिर ये कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पर चेक किया ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस ग्रुप के अंदर एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन ट्रू नहीं है।
तो भी ये रिजल्ट देगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए कंडीशन तो ट्रू है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट क्या आएगा, A1। दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग A1 है, तो दो में से कोई ना कोई एक वैल्यू ट्रू है, तो रिजल्ट हमारा आएगा। तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, A आना चाहिए, ये A को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, A1। 4 एंड 5 दोनों फॉल्स है, तो A2 रिटर्न नहीं होगा। 12 कंडीशन ट्रू है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न क्या आ जाएगा, A3। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये बनता है, ये क्वेरी दे देगा, क्वेरी देने के बाद एक टेबल में से आपको रिजल्ट निकालना है, और उसमें पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज दैट विल बी रिटर्न, नंबर ऑफ रो। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो टोटल कितनी रो रिटर्न करेगा, ये 2 रोज रिजल्ट। ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, वहां पर वो टेबल दे देगा, टेबल में पूछेगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए आउटपुट क्या क्या आएगी, A1 एंड A3। कॉम्बिनेशन बना देगा A1 एंड A3, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बना देगा A2 एंड A3, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बना देगा आपका ओनली A1, और फोर्थ ऑप्शन बना देगा ओनली A3, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया इसने, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आप रिटर्न कर सकते हो, और इस तरह से रिजल्ट आएंगे आपको, ठीक है जी, क्लियर होगा। उसके बाद पढ़ते हैं हम ऑर्डर बाय क्लॉज। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। ये ऑर्डर बाय भी हमने वेरी फर्स्ट जो क्या नाम है सिंटेक्स लिखा था, उसमें ये लिखा हुआ था। तो ऑर्डर बाय किस लिए यूज होता है, ऑर्डर मतलब आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें कभी भी वैल्यू अगर रिटर्न करानी है, तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है, तो बता सकते हैं बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होगा। असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट हमारा ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर। ये क्लियर है सबको। असेंडिंग ऑर्डर अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हमें मेंशन करना होगा कभी भी, मतलब बाय डिफॉल्ट जो है, अगर मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो उसके लिए मेरे को मेंशन करना होगा अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो क्या रिजल्ट देगा आपका, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। ये कहाँ पर यूज होता है, शॉर्टिंग करने के लिए, डाटा को शॉर्ट करने के लिए। तो सिंटेक्स क्या होगा डियर, सिंटेक्स होगा आपका, जैसे कि मान के चलो सिलेक्ट A, B फ्रॉम टेबल नेम में मान के चलो R, हमने लिखा ऑर्डर बाय A। ऑर्डर बाय A अगर मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाना है, तो मैं लिखूंगा DESC। और अगर मेरे को नहीं कराना, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर। दो ही ऑर्डर होंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे आपने लिखा वैसे लिखते हैं। हाँ, सर यार ऐसे राउंड लिख ब्रैकेट सकते में हो, शायद सर्कल ब्रैकेट भी होती है, दोनों तरह से लिख सकते हो आप, या सिंपल भी लिख सकते हो। ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स पे ना जाइए, कोई सिंटेक्स एरर नहीं आता, लॉजिक समझिए, ओके सर। ठीक है। सिंटेक्स एरर वगैरह नहीं आते हैं आपके सिक्वल के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है जी। अब एक क्वेरी मैं देख रहा हूँ, क्वेरी बना के देख लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट नाम से टेबल है, ठीक है। अब एक चीज मैं और बता दूं, जो सिक्वल के अंदर क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपके डिपेंड करते हैं कि वो टेबल में क्वेरी भी दे सकता है टेबल के अंदर, और वो आपको टेबल के अंदर क्वेरी भी दे सकता है, और वो आपको ये भी दे सकता है सिंपल डाटाबेस का स्ट्रक्चर। सिंपल डाटाबेस का स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कि जहां पर टेबल का नाम दे देगा, टेबल के एट्रीब्यूट्स देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टेबल का नाम है स्टूडेंट, और एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर, यहाँ मेंशन कर रखे हैं SID, जिसके नीचे अंडरलाइन कर रखा है। अंडरलाइन का मतलब होता है प्राइमरी की,
ये एट्रीब्यूट जो है वो प्राइमरी की है, मतलब यूनिक वैल्यू होगी, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। ये एट्रीब्यूट का मीनिंग है। अगर किसी भी एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन अगर लगा देते हैं, इसका मतलब है प्राइमरी की को ये शो कर रहा है, ठीक है। और प्राइमरी की होती है यूनिक वैल्यू। उसके बाद है यहाँ पर जेंडर, ये मतलब गिवन है आपका टेबल के अंदर, मार्क्स ब्रांच, ठीक है जी, ये है। और इसके अंदर क्वेश्चन किया इसने, आपको रिजल्ट देना है, रिट्राइव SIDs who scored highest marks, who scored highest marks। बेसिकली इसमें देखिए, यहाँ पर एक एक्चुअली बीच में फोन आ गया था अर्जेंट, तो रिट्राइव SID हु स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स, तो सर किसने सब ट्राई क्वेरी किया लगेगी। ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया? सर सब क्वेरी लगेगी। सब क्वेरी लगेगी, बिल्कुल ठीक हाँ बात है मतलब वासु। देखिए सबसे पहले ना, कोई भी क्वेरी है, देखिए आपको मैं बहुत ही इजी वे में बताना चाह रहा हूँ।
आपको क्वेश्चन क्वेरी बनाना नहीं आएगा। पहली बात तो आपको क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा कि इसकी क्वेरी क्या होगी, कौन सा ऑप्शन क्वेरी में करेक्ट होगा। आपको क्वेरी दी होगी और उसका रिजल्ट पूछा होगा इन टर्म्स ऑफ टपल, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे गेट के अंदर। डाटाबेस दे देगा तो क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि नंबर ऑफ वैल्यू क्या आएगी या वैल्यूज क्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेरी कैसे बनाई जाती है वो हमें नहीं सीखना, हमें नहीं सीखना, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको वो पता चले। देखो यहाँ पर रिट्राइव एसआईडी हु स्कोर हाईएस्ट मार्क्स, हमें क्या देखना है, हमें एसआईडी रिटर्न करानी है, मतलब एसआईडी जो है वो रिजल्ट में आना चाहिए। मगर उसके अंदर कंडीशन इसने क्या दी कि जो हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर करे। तो ऐसे कैसे पता चलेगा हमें, जब तक हमारे पास टेबल नहीं होगी। मगर टेबल का हमारे पास स्ट्रक्चर है, मतलब एट्रीब्यूट का नाम है, उसके अंदर वैल्यू नहीं है, तो हमें वैल्यू लेके हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना है क्वेरी के अंदर सिक्वल में, तो हमेशा वैल्यूज को लेके आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, वैल्यूज को लेके आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तभी वो क्वेश्चन सोल्व होगा। अदरवाइज ये मान के चलो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल एक टेबल ली और वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, अगर वो प्राइमरी की है तो आप रिपीट नहीं करोगे, अगर वो प्राइमरी की नहीं है तो कोशिश करना कि सारी पॉसिबिलिटी को उसमें वैल्यू में डालो। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा एसआईडी, मैं समझा रहा हूँ कि कैसे आपको रिजल्ट में लाना है। जेंडर, कभी भी गलती नहीं होगी इस तरह से अगर आप करते हो। मार्क्स, ब्रांच, ये चार एट्रीब्यूट दे रखे हैं। एसआईडी जो है प्राइमरी है, प्राइमरी की है तो मतलब इसको मैं लिख देता हूँ S1, S2, S3, S4, S5, मान के चलो 5 वैल्यू मैं ले रहा हूँ। जेंडर कोई भी ले लो आप, मेल, मेल के लिए M ले लो, इसको फीमेल कर दो, इसको M कर दो। ठीक है जी। अब मार्क्स, मार्क्स में क्योंकि देखो जेंडर के अंदर भी मैंने रिपीट किया और मार्क्स में भी मैं रिपीट करूंगा कहीं ना कहीं। ये 70 हो गया, ये 50 हो गया, फॉर एग्जांपल ये 70, ये 80 हो गया। ठीक है जी। अब ब्रांच जो है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये CS हो गई, फॉर एग्जांपल ये IT हो गई, ये CS हो गई, ये IT एंड देन CS। तो देखिए आप हर एक को देख सकते हो, SID के अलावा सभी के अंदर वैल्यू रिपीट है कहीं ना कहीं। जेंडर में भी रिपीट है, मार्क्स में भी रिपीट है, ब्रांच में भी रिपीट है। तो इस तरह की आपको पॉसिबिलिटी लेके चलनी है। अब हमें टेबल से तो दिख रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स क्या है, 80 है, और 80 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, 80 यहाँ से सिलेक्ट करेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग S5 आना चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी क्वेरी बन गई आपकी। मगर इसको क्वेरी में कैसे चेंज करें, ये तो हो गया रिजल्ट कैसे आ रहा है। अब यहाँ पर क्वेरी में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। भाई हाईएस्ट मार्क्स है ना, ये हाईएस्ट मार्क्स के लिए क्या क्वेरी लगेगी, हाईएस्ट मार्क्स के लिए क्वेरी लगेगी सिलेक्ट, क्या लगेगी बताओ, लगा सकता हूं ना मैं, ये मैक्स मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम मान के चलो ये स्टूडेंट नाम से टेबल है, ये ऊपर दे रखा है स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है जी। अब यहां से क्या निकल के आएगा, मेरे को बता सकते हैं क्या रिजल्ट आएगा इसका, इस क्वेरी का क्या रिजल्ट आएगा। इस क्वेरी का रिजल्ट क्या आएगा, कोई बता सकता है इस क्वेरी का क्या रिजल्ट आएगा, सिलेक्ट। हाँ मानिक क्या कह रहे हो, सर मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या रिजल्ट आएगा, 80। ठीक है जी। मगर हमें क्या चाहिए, इस 80 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, SID नंबर। तो हमें कहीं ना कहीं इसको जोड़ना पड़ेगा किसी ना किसी क्वेरी के साथ, तभी तो रिजल्ट आएगा। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट SID फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट। तो यहां से क्या रिजल्ट दे देगा, SID दे देगा। मगर SID कौन सी, सारी SID दे देगा ये तो। सिलेक्ट SID फ्रॉम स्टूडेंट नेम, मगर हमें क्या चाहिए, जो हाईएस्ट मार्क्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग SID चाहिए। तो मैं यहाँ कंडीशन लगा दूं ना, यहाँ क्या कंडीशन लगा दूंगा, वेयर मार्क्स इज इक्वल टू दिस वन।
इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा डियर? इसका जो रिजल्ट होगा वो कितना आएगा? 80। ठीक है, तो SID मेरे को वो चाहिए जो हाईएस्ट मार्क यहां से निकल के आएगा, हाईएस्ट मार्क यहां से निकल के आएगा 80, वटएवर मैक्सिमम मार्क यहां से निकल के आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो SID नंबर होगा वो हमारा आ जाएगा। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा डियर? इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए SID आ जाएगा S1। ये बात समझ में आ गई है? यस सर। सर इक्वल टू की जगह इस लगाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम देता है क्या? मार्क्स इज आई थिंक इज नहीं होता कुछ भी। ओके सर। सर इज वैसे इस भी लगता है ना? सिक्वल के अंदर यूज नहीं होता, इन यूज होता है। IN यूज होता है। ओके सर। इज जो है ना वो यूज नहीं होता है यहाँ पर, वो सर वो अलग नल उसके। वगैरह के लिए यूज होता है ना इज? हाँ, इज नल या इज नॉट नल वहां यूज होता है। तो ये दो क्वेरी को जोड़ रहे हैं तो इक्वल लगाना पड़ेगा हमें। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके। सो अगर मान के चलो ये कहता है यहाँ पर, क्या कहता है यहाँ पर? यहाँ पर ये कहता है कि मेरे को सेकंड हाईएस्ट मार्क्स चाहिए। देखिए इसी क्वेरी के अंदर अगर मैं लिखता हूं सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, रिट्राइव SID चाहिए मेरे को, हु स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट मार्क्स। अब बता सकते हैं कोई क्वेरी क्या होगी? सेकंड हाईएस्ट मार्क्स टेबल वही है, स्टूडेंट नाम से टेबल है और इसके अंदर क्या है? स्टूडेंट ID है, ठीक है, ID है, नेम है और पीछे दिया हुआ था ना, क्या दिया हुआ था? नेम, जेंडर, मार्क्स, ब्रांच। नेम नहीं है, जेंडर, मार्क्स एंड ब्रांच, तो ये दिया हुआ है। ठीक है जी, पहले मैक्सिमम निकालें उसके बाद मैक्सिमम से बिल्कुल। कंपेयर करें। पहले तो हम मैक्सिमम निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या दे देगा? सिलेक्ट मैक्स मार्क्स। ठीक है जी, फ्रॉम टेबल नेम। फ्रॉम टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट। ठीक है जी, इसका रिजल्ट क्या होगा? अभी हमने पीछे देखा था, ये क्या दे देगा? जो हमारी क्वेरी थी इसकी कोरस्पॉन्डिंग इसको सिलेक्ट कर देगा, ये 80 को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है जी, 80 को सिलेक्ट कर लेगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, मतलब 80 तो है हाईएस्ट मार्क्स, 80 तो है हाईएस्ट मार्क्स, तो हम क्या निकालेंगे? बताइए जल्दी से। सर फिर से मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे बट एक्सक्लूडिंग दिस। बिल्कुल, हम निकालेंगे यहाँ पर। आई थिंक मानिक ने आंसर दिया है, सिलेक्ट मैक्स मार्क्स, फिर से मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे फ्रॉम स्टूडेंट। फ्रॉम स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे। सर वेयर मार्क्स नॉट इन ये आएगा? वेयर मार्क्स क्या आएगा? नॉट इन नहीं, वेयर मार्क्स क्या आएगा? लेस देन दिस। समझ में आ रहा है? ये मैक्सिमम मार्क्स देगा, क्या देगा ये? 80। 80 से लेस क्या होगा? 80 से लेस क्या क्या होंगे? 70, 70। इसको अभी अभी के लिए ना ये ले लो, ये 75 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 75, 70 और क्या आ जाएगा? 50, 60, 50 एंड 60।
ये सारे आ जाएंगे जो लेस देन है। इनमें से मैक्सिमम क्या है, ये रिजल्ट देगा ना। इनमें से मैक्सिमम क्या रिजल्ट आएगा, 75 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है भाई। 80 यहां निकल गया। 80 से लेस देन कौन कौन से हमारे, 75, 70, 50 और 60, ये यहां निकल गया। यहां पर वैल्यू क्या आ गई, दिस वन। ठीक है जी। अब इनमें से मैक्सिमम क्या है, वो यहां आ जाएगा ना। इतना समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, ये क्वेरी हो गई, ये वाली क्वेरी। ठीक है, उसके बाद यहां क्या लगा देंगे, सिलेक्ट SID फ्रॉम स्टूडेंट नेम वेयर मार्क्स इक्वल टू दिस वन। ठीक है, सर वॉइस नहीं आ रही है। अभी बता रहा हूँ मैं, एक फोन आया हुआ। जी सॉरी, एक्चुअल में कुछ बच्चों का रिजल्ट अपडेट हुआ है जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, तो वो बच्चों का फ़ोन आ रहा था बीच बीच में ना, सॉरी वंस अगेन। तो देखिए यहाँ पर ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये आप लोगों को समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए ये जो है ना, जनरली ये क्वेरी को एग्जीक्यूशन जो है वो अगर आपने सही किया है, अब कोई बच्चा यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा ये वाला, तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो गलत आना ही आना है। वो यहाँ पर रिटर्न कर देगा 80, 75, 70, 50, 60, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। 80 यहाँ पर लिख देगा वो तो गलत हो जाएगा रिजल्ट। हमेशा इनर क्वेरी, अगर वो आउटर क्वेरी इनर क्वेरी पे डिपेंडेंट है, इसी को नेस्टेड क्वेरी बोलते हैं। आई थिंक वासु पूछ भी रहा था। तो जो इनर क्वेरी का रिजल्ट है वो आउटर क्वेरी पे रिटर्न करता है, वो डिपेंडेंट होता है। तो आउटर क्वेरी से पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। जैसे कहते नहीं है, अगर मान के चलो कोई एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर इवैल्यूएट करना है हमें a+5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 समथिंग, ऐसे ही कुछ करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई से पहले अगर ब्रैकेट किसी में दी हुई है तो उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो ये ब्रैकेट वाला सबसे पहले सोल्व होगा। तो सेम यार यहाँ पर भी जो इनर ब्रैकेट्स है, सबसे ज्यादा जो है वो इनर के अंदर होती है ब्रैकेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले वो सोल्व होगी। उसका जो रिजल्ट है, जैसे इसका रिजल्ट आया 80, ये रिजल्ट इसके ऊपर जो आउटर क्वेरी है उसके अंदर जाएगा और उससे वो रिजल्ट परफॉर्म होगा। फिर इसका जो रिजल्ट है, जैसे यहाँ पर रिजल्ट आया 75, ये इसका रिजल्ट यहाँ पर जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से इसको सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मिल जा रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर, मतलब ये तो मैंने एक सिचुएशन समझाई, क्वेरी यही रहेगी, रिजल्ट कोई मतलब वैल्यू कुछ भी हो, क्वेरी यही रहेगी, ये रिजल्ट हमेशा सेकंड हाईएस्ट मार्क्स देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 क्वेरी लगी है अलग अलग, इसको बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी, एक क्वेरी के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, इसको बोलते हैं हम नेस्टेड क्वेरी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है हैविंग क्लॉज, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके कई बार आते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है उसके अंदर ग्रुप बाय और उसके कोरस्पॉन्डिंग भी यूज कर सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेरी है रिट्राइव branches for which at least 3 students in branch, 3 students in branch। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वही है, मतलब सॉरी डेटाबेस जो है आपका वही है, जिसके अंदर आईडी था आपका, ब्रांच थी, ब्रांच के साथ उसमें दे रखी थी मार्क्स, और एक और एट्रीब्यूट था जो कि क्या था आपका, मार्क्स है, ब्रांच है, एसआईडी हो गई और जेंडर। ठीक है, तो ये चारों एट्रीब्यूट को लेके आपको करना है। तो क्या क्वेरी लगा सकते हो, इसमें क्वेरी लिख सकते हो? अभी हम गेट के क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद, अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि क्वेरी को एग्जीक्यूट कैसे करना है। जब तक आपको एग्जीक्यूशन नहीं समझ में आएगा तब तक आप क्वेरी का रिजल्ट सही तरह निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो कोशिश आप लोगों को यही करनी है कि सबसे पहले क्वेरी का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। क्वेरी बनानी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्वेरी बना भी सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ निकालना क्या है, ब्रांचेस, और उसमें क्या वर्ड दिया इसने, एटलीस्ट, कम से कम 3 स्टूडेंट जो उस ब्रांच में हो। किस पर्टिकुलर ब्रांच में, ब्रांच क्या है, ब्रांच, हाँ ग्रुप बाय की चलेगी, बिल्कुल ग्रुप बाय तो यूज होगा ही होगा, क्योंकि वो क्या देखेगा कि सीएस ब्रांच के कितने स्टूडेंट्स है, आईटी ब्रांच के कितने स्टूडेंट है, मैकेनिकल के कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, वी जस्ट एज्यूमिंग द वैल्यू corresponding टू द एट्रीब्यूट। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, बहुत सिंपल सा बना दिया है। बताओ क्या क्वेरी लगाऊं मैं, सिंपल क्वेरी है बिल्कुल। सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम, सिलेक्ट स्टूडेंट नहीं होगा, सिलेक्ट ब्रांच होगा। सिलेक्ट ब्रांच फ्रॉम, सर पहली स्टार्टिंग से लिख रहे हैं आप? हाँ, सिलेक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट, आगे ग्रुप बाय ब्रांच, ग्रुप बाय ब्रांच, वेरी गुड, ग्रुप करेंगे हम ब्रांच को, सम ब्रांच 3। ठीक है, एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी है हमें, कंडीशन यूज होगी। ग्रुप बाय के साथ कंडीशन हम किसमें लगाते हैं, याद करो, हैविंग, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, एग्रीगेट फंक्शन हैविंग में यूज होता है, काउंट स्टूडेंट, तो काउंट क्या लगा देंगे हम, स्टूडेंट, स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ब्रांच को ग्रुपिंग कर दी, ठीक है, और ब्रांच के अंदर कौन कौन सी वैल्यू को रिटर्न करेगा ये, जिसमें ब्रांच, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच की बात करें हम, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच की बात करें, उसमें 3 या 3 से ग्रेटर देन अगर ब्रांच है तो वो ब्रांच रिटर्न कर दे फ्रॉम द स्टूडेंट। यही तो हमारी क्वेरी थी, यही क्वेरी थी, नहीं थी? या गलत करा हमने? सर एक काउंट स्टार का सिस्टम समझ नहीं, काउंट ब्रांच आएगा, यही मैं पूछना चाह रहा था, काउंट ब्रांच ग्रेटर देन इक्वल टू 3।
सर ब्रांच तो वो कैलकुलेट करेगा ना कि कितने अलग अलग तरीके की ब्रांच है। हाँ, ये तो ग्रुपिंग हो गया ना। सर ब्रांचेस थोड़ी काउंट करनी है, उस ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स है वो ग्रेटर देन 3 होने चाहिए। हाँ हाँ, तो कैसे करेंगे हम? और यहाँ स्टूडेंट काउंट क्या करेंगे लगाएं? काउंट कैसे लगाएं? सर SID। HID से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर। देखो मैं आपको बता दूं, इसको मैं हटा देता हूँ लाइन को। सर एक सब क्वेरी यहाँ लगेगी। पर सब क्वेरी लगेगी। लगेगी। अगर मैं ये लिख देता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसमें क्या दिक्कत है? सर एक काउंट स्टार क्या ब्रांच वाइज करेगा? एक बहुत ही सिंपल सा मैंने वर्ड बताया था, हैविंग किसके साथ लगता है? ग्रुप बाय के साथ। ग्रुप बाय के साथ। ग्रुप बाय में क्या दे रखा है आपने? ब्रांच। ब्रांच। ठीक है, जब ये ब्रांच को करेगा, याद करो यहाँ पर ब्रांच होगी, ठीक है, ये ब्रांच है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर है SID। मतलब मैं पूरी टेबल नहीं ले रहा, इसको लॉजिकली समझो। यहाँ CS है, यहाँ CS है, यहाँ CS है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ ID है, मान लो 1 2 3, यहाँ IT है, यहाँ IT है, ये ग्रुप बना देगा ना, ये दो ग्रुप बन गए। यहाँ वैल्यू है 4 और यहाँ पर है 5, ठीक है। तो ग्रुप बाय कर दिया इसने ब्रांच को। अब इसने कंडीशन क्या लगाई? काउंट स्टार ग्रेटर देन 3। पहले ग्रुप में देखेगा, काउंट करेगा उस ग्रुप में कि वैल्यू 3 है। अगर 3 है तो उस केस में ब्रांच को रिटर्न कर दे। तो ब्रांच क्या रिटर्न कर देगा? ये इसका रिटर्न आ जाएगा CS। बात समझ में आ रही है भाई? ग्रुपिंग हो चुकी है ना, ब्रांच पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट ये एग्जीक्यूट होगा, सेकंड ये एग्जीक्यूट होगा, थर्ड ये एग्जीक्यूट होगा, फोर्थ वन दिस वन एग्जीक्यूशन होगा। तो पहले स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, ग्रुपिंग की, ग्रुप करने के बाद ही तो हैविंग कंडीशन लगेगी। ग्रुप बन चुके होंगे तभी तो हैविंग कंडीशन लगेगी। वन बाय वन ग्रुप को देखेगा, उसमें काउंट करेगा, ग्रेटर देन अगर 3 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सिलेक्ट के अंदर लिखा हुआ है उसको रिटर्न कर देगा। समझ में आ रहा है? यस सर। काउंट स्टार का मतलब है दोनों एट्रीब्यूट एक एक ग्रुप को चेक करेगा ये कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उस ग्रुप के अंदर। वो अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 3 या 3 से ज्यादा है तो वो रिटर्न कर देगा किसको? ब्रांच को। तो उसके अंदर तो कॉमन होगा ना एक ग्रुप के अंदर, तो CS ग्रुप बन चुका होगा। आई थिंक समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे चलूं। ठीक है, देखिए आगे है। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मेरे को एवरेज मार्क्स चाहिए, क्वेरी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, रिट्राइव branches for which average marks of the male students of branches more than average marks of all female। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ब्रांचेस को रिटर्न करना है किसका? जिसमें एवरेज मार्क्स ऑफ द मेल स्टूडेंट्स ऑफ ब्रांचेस, एवरेज मार्क्स ऑफ मेल स्टूडेंट्स ऑफ ब्रांचेस मोर देन एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल फीमेल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या क्वेरी लगेगी? सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे? फीमेल स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। मैं इनर क्वेरी लगा दूं, सिलेक्ट एवरेज मार्क्स, AVG मार्क्स लगा देंगे हम, फ्रॉम
टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट। इसके अंदर कंडीशन होगी क्या? हमें किसकी एवरेज मार्क्स चाहिए? ऑल फीमेल स्टूडेंट की। ठीक है, तो वेयर जेंडर के अंदर होगा फीमेल या मेल, जेंडर इक्वल टू फीमेल। ये क्लियर है? ये एवरेज मार्क्स निकाल देगा किसके? स्टूडेंट टेबल में से जहां जहां पर भी फीमेल है, तो उनका एवरेज मार्क्स निकाल देगा ये। हमें क्या चाहिए? ब्रांचेस रिटर्न करानी है, एवरेज मार्क्स ऑफ द मेल स्टूडेंट ऑफ द ब्रांचेस, जो कि मोर देन है एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल फीमेल स्टूडेंट। ठीक है, अब बताओ कैसे जोड़ेंगे इसको? कैसे जोड़ेंगे हम? क्या मैं लिख सकता? सिलेक्ट ब्रांच फ्रॉम। सर अगर हम इसमें जेंडर के बेसिस पे ग्रुप बाय करके, हाँ, इसमें करेंगे ना, सिलेक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट। मतलब देखो, एक क्वेरी लिखने के काफी तरीके हो सकते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग होती है, मे बी जैसे मैं लिख रहा हूँ जरूरी नहीं है आप भी वैसे ही लिखो। मैंने लॉजिक समझना, लॉजिक समझ में आ गया तो क्वेरी तो कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो क्वेरी को लिखने के काफी तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वेयर जेंडर इक्वल टू मेल। ये क्या देगा? ब्रांच को दे देगा जहां पर जितने भी मेल स्टूडेंट्स है, मगर हमें क्या चाहिए? एवरेज मार्क्स ऑफ द मेल स्टूडेंट ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स ऑफ द फीमेल स्टूडेंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांच चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप बाय कर दूंगा मैं, ग्रुप बाय करूं यहाँ पर ब्रांच को ग्रुप बाय कर दिया। हैविंग, यहाँ पर क्या लगा दूं? एवरेज मार्क्स। तो ये किसके एवरेज मार्क्स देगा? जो अंदर से रिट्रीव करेंगे ना मार्क्स, उसको ग्रेटर कर देंगे। ये ग्रेटर देन कर देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। सर बॉयज एवरेज मार्क्स ये वाला जो है, ये किसका एवरेज मार्क्स है? मेल का। ये एवरेज मार्क्स है फीमेल का। ग्रुप बाय हमने ब्रांच को कर दिया, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हो गए। ठीक है, तो मेल के एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स ऑफ फीमेल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्रांच होगी वो रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, क्योंकि क्वेरी हमें नहीं समझनी है, हमें समझना है लॉजिक। क्वेरी तो हम और भी बहुत सारी एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे इसमें एग्जीक्यूशन हो रहा है। सर प्लीज एक बार दिखा दीजिए क्वेरी। हाँ हाँ, लो। यस हो गए, चलें आगे, चलें मानिक आगे। यस सर। ठीक है, ओके। देखिए, अब इसके अंदर है ना कुछ फंक्शंस है। क्या क्या फंक्शन है उसको एक बार देख लेते हैं। अभी किसने लेफ्ट किया है? वासु से अरविंद ने लेफ्ट कर दिया। चलो देखिए, फंक्शंस कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस है जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है,
मतलब फंक्शन इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्वेरी के अंदर ये यूज होते हैं। जैसे कि फंक्शन है हमारा यहाँ पर क्या क्या है, इन, नॉट इन, ये हमारे फंक्शन बहुत यूजफुल है। दूसरा है हमारा एनी, तीसरा है ऑल, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा एग्जिट, एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एक होता है यूनिक, नॉट यूनिक। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, दो टाइप की आपकी क्वेरी होती है। जो नेस्टेड क्वेरी होती है ना, वो दो टाइप की होती है मेन नेस्टेड क्वेरी। एक होती है आपकी कोरिलेटेड और एक होती है, एक तो होती है आपकी टाइप ऑफ नेस्टेड क्वेरी जो कि नेस्टेड क्वेरी ही बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी नो कोरिलेशन। और एक होती है कोरिलेटेड क्वेरी। कोरिलेटेड क्वेरी वो होती है, कोरिलेटेड क्वेरी वो क्वेरी होती है हमारी जो कि डिपेंडेंट होती है। कोरिलेशन मतलब इनर का आउटर से कोरिलेशन है। नो कोरिलेशन का मतलब है इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट होती है हमारी क्वेरीज और ये डिपेंडेंट होती है। मतलब दो क्वेरी, जैसे कि अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा, वो जो है वो डिपेंडेंट थी, कोरिलेटेड थी। इनर क्वेरी का रिजल्ट आउटर क्वेरी के लिए यूजफुल था। जब कभी भी यूजफुल हो तो डिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट होती है जहां पर आउटर क्वेरी का रिजल्ट अलग है, इनर क्वेरी का रिजल्ट अलग है। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, कोरिलेशन नहीं है आपस में। मतलब यूज कर रहे हैं, बस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मगर वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो फंक्शन है, अभी मैं हम डिटेल में पढ़ेंगे नेस्टेड को और कोरिलेटेड को। तो ये जो दो फंक्शन है, सॉरी पहले तीन फंक्शन, ये तीनों यूजफुल है आपका नो कोरिलेशन के लिए, जहां पर कोरिलेशन नहीं होता। और ये दोनों यूजफुल है आपका कोरिलेटेड के लिए, ठीक है। जहां पर कोरिलेशन नहीं है वहां पर यूज करते हैं हम इन, नॉट इन, एनी एंड ऑल। और जहां पर कोरिलेटेड है वहां पर यूज करते हैं हम एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, यूनिक एंड नॉट यूनिक। अब इनका काम क्या है, कैसे हम परफॉर्म करते हैं, तो उसको देख लेते हैं। इनका मतलब क्या है, इन कैसे यूज करते हैं, कोई बता सकता है? इन मतलब बहुत सिंपल सा है, जो हम देखते भी थे। इन किस लिए यूज करते हैं? वर्ड सुना होगा आपने, इन कमांड। नल वगैरह के लिए यूज होता है ये। इन हम यूज करते हैं जहां पर हमारे पास क्या होता है वासु? सर नल होता है जहाँ पे। नहीं, देखो लॉजिकली थोड़ा सोचो। इन इन मतलब अगर आप देखो तो जहां पर हमें मल्टीपल वैल्यू की जरूरत है वेयर क्लॉज के अंदर, और दोनों के सबके बीच में मल्टीपल और कंडीशन फुलफिल कराना हो। जैसे हमें ये बताना है कि मेरे को ऐसे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो दिल्ली में लिव करते हो, या फिर कलकत्ता में हो, या फिर मुंबई में हो, ठीक है। तो मैं वेयर के साथ क्या लगा दूंगा, वेयर के साथ इनका यूज बता रहा हूं मैं। वेयर के साथ मैं क्या लगा दूंगा, वेयर प्लेस, प्लेस नाम से एट्रीब्यूट होगा इन, उसके अंदर मैं लिख दूंगा कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई। पूरी क्वेरी के अंदर जहां जहां पर भी क्या है, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, तीनों में से कोई भी एक हो, इन सब के बीच में और है। और का मतलब है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दिल्ली से बिलोंग करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कलकत्ता से होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मुंबई से होंगे। जब कभी भी हमें मल्टीपल और वैल्यूज के ऊपर लगाना है, मल्टीपल और वैल्यूज के ऊपर लगाना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं इन।
मल्टीपल और मतलब जहां पर हमें वैल्यू के अंदर, जैसे कि कुछ स्टूडेंट हमें दिल्ली वाले लेने हैं, कुछ स्टूडेंट कलकत्ता के, कुछ मुंबई के, सारे हमें सिलेक्ट करने हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट का नाम जो ये कंडीशन को फुलफिल करे, तो उसको हम बोलते हैं इन। ठीक है जी, इतना समझ में आया। और नॉट इन क्या है? जहां पर वो ना हो, जैसे कि अगर मैं लिखूं वेयर के अंदर ही यूज करेंगे हम, वेयर प्लेस नॉट इन। नॉट इन भी और के लिए ही है, जहां पर मैंने लिख दिया नॉट इन के अंदर न्यू दिल्ली, ठीक है, और यहां पर लिख दिया मैंने तमिलनाडु। तो जहां पर भी न्यू दिल्ली और तमिलनाडु होगा, उसको छोड़ के बाकी जितने भी है वो रिजल्ट आ जाएगा, उसको छोड़ के, नॉट इन। ठीक है डियर, ये समझ में आ गया? इनका मतलब समझ में आ गया? ये रिजल्ट ट्रू कब देगा? रिजल्ट ट्रू कब देगा? जब इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ट्रू का मतलब है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी। ये रिजल्ट ट्रू कब देगा? जब इनके अलावा जो भी होगा वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? चलें आगे। यस सर। ओके, नेक्स्ट है आपका एनी एंड ऑल। एनी कहां पर यूज करते हैं हम? एनी ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर। अच्छा एक चीज बताओ, एनी एंड ऑल दोनों के दोनों अगर हम देखें किसके लिए यूज होगा? जहां पर हमें एक कंपैरिजन करना हो, दोनों के दोनों कहाँ यूज होंगे? कंपैरिजन में, कंपेयर करना हो। जहाँ पे कंपेयर करना हो, जहाँ पे मल्टीपल वैल्यू के साथ हम चेक कर रहे होंगे। सिंगल कॉलम ऑफ वैल्यू या रेंज ऑफ वैल्यूज के अंदर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम यूज करेंगे एनी या ऑल। तो एनी या ऑल में जो रिजल्ट होगा, पहली चीज ये ध्यान रखना, एनी मैं बता देता हूं पहले, ये रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू, ये रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू। ठीक है जी, आइदर 0 और 1। और कब ये ट्रू कंडीशन देगा? ट्रू रिजल्ट कब देगा? ट्रू रिजल्ट कब देगा? रिटर्न करेगा ट्रू इफ, बता सकता है एनी, बताइए एनी के अंदर कब रिजल्ट ट्रू देगा ये? इफ एनी ऑफ द सब क्वेरी, इफ एनी ऑफ द सब क्वेरी वैल्यू मीट द कंडीशन। अगर कोई भी एक बेसिकली कोई भी एक सब क्वेरी वैल्यू उसमें मीट अगर कर रही है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये रिजल्ट ट्रू देगा। एनी मतलब कोई भी एक। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं यहां पर, अगर हम बात करें जैसे यहां पर दिया हुआ है, जो सिंटेक्स है वो मैं बता देता हूं। सिलेक्ट कॉलम नेम मान लो ए है, ठीक है जी। फ्रॉम टेबल नेम मान के चलो आर है। ये जो हम यूज करते आ रहे हैं वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। वेयर, ठीक है, वेयर कॉलम नेम है बी, कॉलम नेम मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ बी, और ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पर, ओपी लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने एनी। अब समझना इस पॉइंट को, यहाँ लिख दिया एनी और आगे लिख दिया यहाँ पर सिलेक्ट बी फ्रॉम टेबल नेम आर वेयर बी मान लो ग्रेटर देन है 5। अब देखना क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, यहाँ एक टेबल बना रखी है, वो है ए एंड बी, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने लिखा ए
मान के चलो S1 S2 S3 S4 और यहाँ वैल्यू लिख दी कुछ 5 7 8 4। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, सेलेक्ट बी फ्रॉम आर वेयर बी इज ग्रेटर देन 5। तो 5 ग्रेटर देन कहाँ पर है, ये और ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये वाली रो और ये वाली रो, ये दोनों सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर रिजल्ट जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, यहाँ रिजल्ट क्या देगा वो बता सकता है? सर बी की वैल्यू देगा ना वो। बी की वैल्यू देगा। बी की वैल्यू क्या है 7 एंड 8। 8। ठीक है 7 एंड 8। तो यहाँ पर रिजल्ट दे देगा बी 7 एंड 8। यहाँ पर मैंने ऑपरेटर की जगह, ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, ऑपरेटर क्या क्या हो सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का ये ऑपरेटर होता है, ये वाला। ठीक है तो कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। मान के चलो इक्वल टू भी हो सकता है, ये भी कंपैरिजन का काम करता है। यहाँ पर मान के चलो इक्वल लिख रखा है और यहाँ एनी मतलब कोई भी मैचिंग अगर हो गई, 7 और 8 दो वैल्यू दे रहा है, 7 और 8 पूरी टेबल में से बी कहाँ मैच कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों जगह मैच कर रहा है। तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली वैल्यू आ जाएगी इसकी ए के कोरस्पॉन्डिंग S2 एंड S3। ये समझ में आ गया? ट्रू रिजल्ट का मतलब है कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल कर जाए। मान के चलो यहां पर होता ग्रेटर देन, मान के चलो यहाँ ग्रेटर देन होता, सर फिर कोई भी नहीं लेता वैल्यू। नहीं लेता, पहले 7 को लेता, ये 7 के कोरस्पॉन्डिंग देखता कि ये वाली वैल्यू में कौन सा ग्रेटर देन है, इनमें से कोई ग्रेटर देन है, बिल्कुल है, ये है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी S3। ए के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी S3। फिर अगले को सिलेक्ट करेगा 8 को, एनी बोला है ना इसमें, दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। पहले 7 को लिया फिर 8 को ले रहा है, 8 को लिया तो कोई भी नहीं आ रही, तो ओनली रिजल्ट आ जाता है S3 अगर ग्रेटर देन होता तो। ठीक है जी, ये समझ में आ गया कैसे यूज हो रहा है? सर ग्रेटर देन के साथ दोबारा बता दीजिए। देखिए ग्रेटर देन कैसे ही होगा मैं ये बता रहा हूँ। बी ग्रेटर देन, यहाँ पर 7 और 8 है, ठीक है, ये रिजल्ट है 7 एंड 8। और क्वेरी आपकी क्या है, यहाँ पर बी की वैल्यू दे रखी है 5 7 8 4। ठीक है, अगर ग्रेटर देन होता तो पहले एनी यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, एनी का मतलब है इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों। ठीक है, तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट किया तो क्या 5 ग्रेटर देन है, नहीं है। 7 ग्रेटर देन है, 7 से नहीं है। 8 ग्रेटर देन है, बिल्कुल है। 4 ग्रेटर देन है, नहीं है। तो 8 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है S3। S3 रिजल्ट दे दिया। अब 8 को सिलेक्ट करो, एनी बोला है ना इसने, 1 बाय 1 एक एक को सिलेक्ट करते जाओ। 8 से ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू है, नहीं है, तो रिजल्ट क्या आ गया सिर्फ S3। ठीक है जी, दीपांजलि क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके चलिए आगे चलते हैं। ऑल का मतलब है, नाम से पता चल रहा है सारी कंडीशन अगर मैच करेगी तभी रिजल्ट ट्रू होगा। ये भी रिजल्ट रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू। जहां पर भी कंपैरिजन की बात आती है ना, तो वहां पर हमेशा बुलियन वैल्यू ही रिटर्न होगी। जहां कहीं पर भी अगर कंपैरिजन ऑपरेटर होगा तो वो हमेशा रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू, पहली चीज। दूसरा, रिटर्न ट्रू कब होगा, रिटर्न ट्रू व्हेन इफ ऑल सब क्वेरी वैल्यू met the condition। ठीक है, और तीसरी चीज है, ये कहीं पर भी यूज हो सकता है,
ऑल ऑपरेटर सिलेक्ट में भी यूज हो सकता है, वेयर के अंदर भी यूज हो सकता है और हैविंग के अंदर भी यूज हो सकता है। सर एनी भी तो कहीं पे भी यूज हो सकता है। बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल के लिए भी ऑपरेटर आप कर सकते हो, वही ऑपरेटर है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, सारे के सारे वही है। बस ऑल में आप क्या कर सकते हो, ऑल का मतलब है सारी की सारी कंडीशन अगर मैच करेगी तो ही रिजल्ट ट्रू होगा। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल बताऊं आपको, तो एग्जांपल आप देख सकते हो, सिलेक्ट A from R where A greater than all, ठीक है। सिलेक्ट B from S। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप उसको अप्लाई करना, तो B को सिलेक्ट करेगा फ्रॉम द S। मान के चलो मैं टेबल चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो A एंड B, ये S1 है, S2 है, वैल्यू लेते हैं 4 5, यहाँ पर वैल्यू 6 7, ठीक है। तो क्वेरी के हिसाब से मैंने वैल्यू लिया, 6 7 को सिलेक्ट किया, ठीक है। दोनों से जो ग्रेटर देन होगा ए, जैसे 4 जो है, 6 और 7 दोनों से ग्रेटर देन है, दोनों में फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, 4 नहीं आएगा रिटर्न। मान के चलो 5 की जगह 8 जो है वो ग्रेटर देन है 6 से, बिल्कुल है। 8 जो है वो ग्रेटर देन 7 से भी होना चाहिए, जितनी भी वैल्यू है बी की, ऑल वैल्यू बोला है ना इसने, जितनी भी वैल्यू है सभी से ग्रेटर देन होना चाहिए, बिल्कुल है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए रिटर्न कर देगा। तो ए रिटर्न कर देगा मतलब ए के अंदर क्या आ जाएगा, ए के अंदर क्या रिटर्न हो जाएगा, 8, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है डियर? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। जो हमारा नेक्स्ट है, ये तो हुआ हमारा उसके अंदर। अब आगे है एग्जिस्ट कैसे यूज करते हैं और नॉट एग्जिस्ट कैसे यूज करते हैं। देखो, एग्जिस्ट हमारा है, नाम से पता चल रहा है, इसको हम यूज करते हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए इस रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। जैसे कि एग्जिस्ट अगर हम देखें तो एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि दैट विल बी यूज टू टेस्ट, यूज करते हैं हम टेस्टिंग के लिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिकॉर्ड इन सॉफ्टवेयर। मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो, ठीक है। इफ द सब क्वेरी रिटर्न वन और मोर रिकॉर्ड। ठीक है, अब इसको एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। यहाँ पर एक मिनट बस। देखिए, जैसे कि मान के चलो इसमें
एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये है, कस्टमर नाम से टेबल है, एक कस्टमर नाम से टेबल है। मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, कस्टमर, और एक है हमारी ऑर्डर नाम से, ऑर्डर नाम से। ठीक है, इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट है। कस्ट आईडी, फर्स्ट आईडी है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सी आईडी में लिख रहा हूँ कस्टमर आईडी, एफ नेम लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद है वेबसाइट, कुछ इस तरह का है। ऑर्डर्स में है ऑर्डर आईडी सी आईडी, ऑर्डर आईडी सी आईडी, ओ आईडी सी आईडी एंड ऑर्डर का है डेट। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कुछ आप डाल सकते हो। वैल्यू डालने के बाद यहाँ पर आप समझोगे कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसको रिटर्न कराना है, तो कोई भी नाम हम ले लेते हैं। फर्स्ट आईडी ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5। फर्स्ट नेम ले लेता हूँ ABCDE, लास्ट नेम ले लेते हैं हम XYZWL। ठीक है, वेबसाइट कोई भी abc.com, इस तरह से वेबसाइट कुछ भी, मतलब एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं। ऑर्डर आईडी है मान के चलो 10 11 12 13 14। कस्ट आईडी सेम, यहाँ पर कस्ट आईडी को जरूरी नहीं है नंबर ऑफ टपल सेम हो। ठीक है, ये तो इसने एग्जांपल मतलब इस तरह से बना दिया हमने। 4 5 6 7 8 इस तरह से ले लेते हैं। और डेट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2/7/21 4/7/21 5/7/21 3/7/21 इस तरह से तो डेट लिख लिया। अब देखो क्वेरी मैं फायर कर रहा हूँ। क्वेरी में क्या है, जैसे कि यहाँ पर क्वेरी हमने लिखा, एग्जिस्ट को हमें समझना है। देखिए क्वेरी हमें दे रखी है, आपको रिजल्ट बताना है कि क्या होगा। सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर टेबल से इसको रिजल्ट रिटर्न करना है। ठीक है, वेयर, क्वेरी में दे रखा है सब कुछ, वेयर एग्जिस्ट। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर डॉट CID इक्वल्स टू ऑर्डर्स डॉट CID। अब देखिए पहले यहाँ पर ये कोरिलेटेड क्वेरी है, तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये एग्जीक्यूट होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर कस्टमर CID और ऑर्डर डॉट CID। क्यों कोरिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाले का रिजल्ट नीचे वाले से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर CID और ऑर्डर CID इक्वल कहाँ कहाँ पर है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर ऑर्डर की CID 4 है, यहाँ पर 4 कहीं पर है, बिल्कुल है। इसी तरह से यहाँ पर CID 5 है और यहाँ पर CID 5 यहाँ पर है, तो दोनों इक्वल है। उसके कोरस्पॉन्डिंग ये स्टार रिटर्न कर रहा है। स्टार मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जितने भी एट्रीब्यूट है, किसके एट्रीब्यूट, ऑर्डर के, OID CID और डेट। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर एक टेबल में बना रहा हूँ जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि ऑर्डर के एट्रीब्यूट को रिटर्न कर रहा है। स्टार मतलब स्टार फ्रॉम द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में क्या क्या एट्रीब्यूट है, OID है, CID है और डेट है। तो कंडीशन कौन कौन सी मैच कर रही है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 11 4 5 और यहाँ आ जाएगा 2/7/21 4/7/21। इतना समझ में आ गया होगा। फिर ये कह रहा है इसको सिलेक्ट करने के बाद एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर कस्टमर में, ऑब्वियसली कर रहा है 4 और 5, उसके कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट नेम
एंड लास्ट नेम रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या है इसका, डी डब्ल्यू, और इसका है ई एल। दिस इज द रिजल्ट। समझ में आ गया? पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, उसमें कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक होने के बाद जितने भी एट्रीब्यूट है ऑर्डर के उसको सेलेक्ट किया, उसका रिजल्ट देखा एग्जिस्ट कर रहा है कस्टमर के अंदर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, ये समझ में आया? जी सर। ठीक है, अगर मान के चलो यहीं पर ही इसी क्वेरी को मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पर यहाँ नोट कर दिया, तो क्या फर्क होगा? सर जो सर इसमें ए बी सी और एक्स वाई जेड आ जाएगा फिर। बिल्कुल, ए बी सी यहाँ पर आ जाएगा। अगर नोट एग्जिस्ट करना है तो ये रिजल्ट देगा 4 एंड 5, 4 एंड 5 के कॉरस्पॉन्डिंग ये मैच हो गया। इसके अलावा क्या रह गया, 1 2 3, 1 2 3 के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है, यहाँ आ जाएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ए बी सी एक्स वाई। ठीक है जी, इस तरह से ये एग्जीक्यूट हो। समझ में आ गया आप लोगों को? इतना समझ में आया अभी तक? यस सर। गुड। उसके बाद एक और फंक्शन था हमारा, वो था यूनिक और नॉट यूनिक। इसको और कर लेते हैं आज के लिए, फिर आगे करेंगे हम कल से। यूनिक सर वो संडे को डाउट क्लास रख लेना एक बार, फिर वो ट्रांजैक्शन और उसको देख लेते डाउट। डाउट तो रख ली, अभी रुक जाओ ना, डाउट ये तो पूरा होने तो पहले। चलो ट्रांजैक्शन का देखना डाउट। संडे को, संडे तो बहुत दूर है, अभी तो मंडे है। हाँ सर, संडे की तो बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरे को लगा कल ही संडे है, इसलिए मैंने सोचा अभी तो रखा था। ठीक है सर। हाँ, संडे को रख लें, संडे को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संडे तो दूर है अभी, क्योंकि मैं एसक्यूएल कंप्लीट करना चाहता हूँ पहले ना। यूनिक और नॉट यूनिक का मतलब यही है डियर। यूनिक का मतलब है कि जहां पर हमें रिजल्ट यूनिक चाहिए, ये बेसिकली कंस्ट्रेंट है। हमें यूनिक रिजल्ट चाहिए जहां पर, वहां पर हम यूनिक लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, सेलेक्ट करते हैं हम, सेलेक्ट कोई एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया फ्रॉम, टेबल नेम है हमारी आर, वेयर, वेयर हम लगा देते हैं कि बी इज यूनिक। तो जहां जहां पर भी बी की यूनिक वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए को रिटर्न कर देगा। जहां जहां भी बी की यूनिक वैल्यू होगी, मतलब अलग अलग वैल्यू होगी, वो हमारा ए की उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू रिटर्न कर देगा। और अगर मैं लिखता हूँ नॉट यूनिक, सर ये यूनिक जो है सर कैपिटल लेटर में सारा? हाँ कैपिटल लेटर में। अगर मैं लिखता हूँ नॉट यूनिक, तो नॉट यूनिक का मतलब होता है जहां जहां पर भी यूनिक वैल्यू नहीं होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। यूनिक का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, एक तरह से, मतलब नल वैल्यू को भी काउंट नहीं करेगा वो। ये ध्यान रखना, यूनिक हमेशा नल वैल्यू को भी काउंट नहीं करेगा। यूनिक मतलब यूनिक, डिफरेंट वैल्यू। ठीक है डियर, ये समझ में आ गया? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो बाकी का जो क्वेश्चन है क्वेरीज के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम कल। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल हमारा सीक्वल कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा कर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे और ज़्यादा क्लियरेंस होगी कंसेप्ट में। ठीक है, तो Yes. होपफुली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विद इन 10 डेज में ये सब्जेक्ट आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि इसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा करेंगे, रिलेशनल अलजेब्रा के बाद ईआर मॉडल करेंगे, फिर इंडेक्सिंग वाला पार्ट है वो करेंगे। दैट इज द लास्ट टॉपिक, इंडेक्सिंग। ठीक है, मगर टाइम टेकिंग है, अभी बड़े बड़े कंसेप्ट है कुछ, इंडेक्सिंग वाला पार्ट भी बड़ा है और तो ज़्यादा बड़े नहीं है। सिक्वल के बाद ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इंडेक्सिंग है बस। चलिए मिलते हैं कल क्लास में। सर कल का टाइम यही होगा सेम 6:30? 6:30 हाँ, अगर कोई चेंज होता है तो मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। ओके सर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 6:30 है। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। Thank you, sir. वेलकम दीपांजलि।